अनेक औद्योगिक उपयोग, ऐतिहासिक महत्व, बहुमुखी प्रतिभा और मूल्य से भरपूर अरंडी का वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिस है। यह एक जड़ी बूटी भी है जिसके विषैले गुणों के कारण इसे बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। इस प्रकरण में इसकी विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों और प्रजनन को शामिल किया गया है। इसके औद्योगिक औषधीय उपयोगों की चर्चा निम्नलिखित प्रकरण में की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रिया भी लाइक या कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। कैस्टर बीन या छीतावंका यूफोर्बिएसी परिवार का एक पौधा है। कैस्टर जीनस रिसिनस और उपवर्ग राइसिन की एकमात्र प्रजाति है। अरंडी का तेल, पत्तियां, कलियां, जड़ें, फूल और बीज सभी औषधीय रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसका तेल मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अरंडी के तेल का उपयोग प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक दस्त के इलाज में किया जाता रहा है। यह सब कहा जा रहा है। अरंडी के तेल से बनी किशमिश एक खादक जगर है। नमक के एक दाने के आकार के शुद्ध किरण पाम पाउडर की एक खुराक एक आदमी की जान ले सकती है। इसका तेल कैसे निकाला जाता है और इसके दुष्प्रभावों पर अगले एपिसोड में चर्चा की जाएगी। कार्ल लिनेयस ने टिक के लिए लैटिन शब्द के कारण इसका नाम रिसिनस रखा। उन्होंने इसके बीज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि इसकी कुछ टिकों के समानता और निशान थे। कैस्टर ऑयल का सामान्य नाम कास्टेरियम के विकल्प के रूप में इसके उपयोग से आया होगा। ओत बिलाव की सूखी पेरिनियल ग्रंथि से बने इत्र के आधार को लैटिन में कैस्टर कहा जाता है। इसका एक अन्य सामान्य नाम पाम ऑफ क्राइस्ट या पाम ऑफ क्रिस्टी भी है। यह अरंडी के तेल की घावों को रोक करने और बीमारियों को ठीक करने की प्रतिष्ठित क्षमता से प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक औषधीय उपयोग वाले दुर्लभ पौधों में से एक है। 4000 ईसा पूर्व मिस्र की कब्रों में इसके बीज होने के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने इसे धीमी गति से जलने वाले तेल के लैंप के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया। यूनानी चित्रकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस और अन्य यूनानी यात्रियों ने प्रकाश, बॉडी लोशन और बालों के विकास के लिए अरंडी के तेल का उपयोग किया था। 30 ईसा पूर्व में यूनानी शासक क्लियोपाट्रा ने अपनी आंखों को चमकाने के लिए इसका उपयोग किया था। 1872 में अनुवादित प्राचीन मिस्र के चिकित्सा ग्रंथ एबर्स पेपरस में अरंडी के तेल के पोषण संबंधी लाभों का वर्णन किया गया है। यह प्राचीन मिस्र का एक चिकित्सा ग्रंथ है जो 1552 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। भारत में इसके तेल का उपयोग 2000 ईसा पूर्व से यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध और अन्य जातीय चिकित्सा प्रणालियों में लैंप और स्थानीय चिकित्सा में किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग रेचक औषधि के रूप में और कब्ज दूर करने के लिए भी किया जाता है। पारंपरिक आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धति अरंडी के तेल को जोड़ों के रोगों को ठीक करने वाली औषधियों का राजा मानती है। परजीवी कृमि जैसे संक्रमण के इलाज के लिए इसे बच्चों को नियमित रूप से दिया जाता है। इनमें से कई को आधुनिक चिकित्सा द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। वे अगले एपिसोड में बताया जाएगा। प्राचीन मिस्रवासी इसके बीजों और पत्तियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के औषधि और कॉस्मेटिक उत्पादों के रूप में करते थे। प्रकृतिवादी प्लिनी द एल्डर इसके बीजों के जहरीले गुणों के बारे में बात करते थे, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि इसका उपयोग दीपक की बाती, पोषक तत्व और दीपक के तेल के रूप में किया जा सकता है। उनका कहना है कि इसकी पत्तियों को दिए के तैर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे नरसंहार कहते हैं। वे इस पौधे से लाल तेल बनाते हैं जिसे वे नवजात शिशुओं के मल को साफ करने के लिए दवा के रूप में देते हैं। इसके बीज और तेल का उपयोग चीन में सदियों से किया जाता रहा है। वे मुख्य रूप से इसका उपयोग आंतरिक या बाह्य रूप से करते हैं। इतालवी तानशाह बेनेटो मुसोलिनी के तहत फ्रांगोई स्पेन में अर्धसैनिक ब्लैक शर्ट्स और स्पेनिश सिविल गार्ड्स द्वारा अरंडी के तेल को सजा के शक्कर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे असंतुष्टों और सरकारी विरोधियों को बड़ी मात्रा में तेल का उपभोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे गंभीर दस्त और बाद में निर्जलीकरण हुआ। कुछ को तो मौत की सजा भी दी गई थी।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतालवी कवि और फांसीवादी समर्थक गब्रिएल डी आनजियो ने पहली बार सजा के इस ट्यूब का प्रयोग किया था। भारत के असम में बोडोलैंड की बोडो जनजाति इसकी पत्तियों को जानवरों और एंडी रेशम कीटों के लार्वों का खिलाती है। कैस्टर बीन दक्षिण पूर्व भूमध्य सागरीय बेसिन, पूर्व अफ्रीका और भारत का मूल निवासी है, लेकिन आज यह पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापक है। उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में यह एक आक्रामक पौधा बन गया है, इसलिए यह कई इलाकों में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसे कुछ पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर सजावटी पौधों के रूप में भी उगाया जाता है। यह एक झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में दिखाई देता है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पौधा 2 से 3 मीटर से ऊंचाई तक बढ़ सकता है। यह तट प्रवण क्षेत्रों में एक वार्षिक है, इसलिए साइज कम होगा, लेकिन यह दक्षिणी इंग्लैंड की ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है और इन जगहों पर यहाँ पत्तियां सदाबहार होती है, वहाँ इसे पाले से नुकसान नहीं होता है। इसे एडवर्डियन युग के दौरान कनाडा के पार्कों में उगाया गया था। हालांकि इसकी खेती वहाँ की जाती थी। अमेरिका में ग्रिफिथ पार्क, लॉस एंजल में आज यह बहुतायत से उगता हुआ पाया जाता है। यह अब एक सजावटी पौधा और व्यावसायिक आधार पर उत्पादित प्रजाति है। इसकी किस्म कार्मेनसिक ने रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का गार्डन मेरिट अवार्ड जीता है। यह एक पौधा है जो विविधता और बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर 2 से 5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसमें आमतौर पर ताड़ के आकार की हरी पत्तियां होती हैं जो बड़ी चमकदार होती है और 5 से 11 हरी हाटें होती है, लेकिन कुछ किस्मों में लाल पत्तियां होती है या बैंगनी रंग। लेकिन कुछ अन्य किस्में युवावस्था में गहरे लाल बैंगनी या कांस्य रंग की दिखाई देती है और धीरे धीरे गहरे हरे रंग में बदल जाती है। कुछ किस्में शुरू से हरी भरी होती है। कुछ प्रजातियों में पत्तियां, तना, नई फलियां और फलने वाले भाग गहरे बैंगनी से लाल रंग के होते हैं। कुछ प्रजातियों में वर्णक उत्पादन जीन द्वारा नियमित होता है, इसलिए यह एक सजावटी पौधा है। इसके फूल छोटे और अकोचर होते हैं और गुच्छे में दिखाई देते हैं। यह आमतौर पर हरे या लाल रंग के होते हैं। ये पंखुड़ी रहित फूल एकलिंगी, नर और मादा एक ही पौधे में होती है। इन फूलों से उत्पन्न बीज बड़े अंडाकार आकार के चमकदार काफी बीन्स होते हैं। इसका रंग भिन्न भिन्न होता है और इसमें अत्यधिक जहरीले बीज होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हरे या लाल से बैंगनी रंग के कैप्सूल निकलते हैं। यह गर्मी उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा बढ़ता है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसे ठंडी जलवायु में वार्षिक रूप में भी उगाया जा सकता है। यह 5 के 6 से 7/10 हिस्से के तटस्थ से थोड़ा अम्लीय पीएच के साथ अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ मिट्टी को प्राथमिकता देता है। शुष्क मौसम के दौरान इसे नियमित रूप से पूर्ण सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन यह साल में एक बार थोड़ा सूखा सहन कर सकता है। इसकी जोरदार वृद्धि और प्रचुर मात्रा में बीज उत्पादन के लिए निषेचन आवश्यक है। नाइट्रोजन हरे भरे पत्ते और समग्र पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। फास्फोरस जड़ विकास में सहायता करता है और फूल और बीज उत्पादन बढ़ाता है। पोटेशियम समग्र पौधों को स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और जल अवशेषण में सुधार करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे माध्यमिक पोषक तत्व भी इसके लिए आवश्यक है। थोड़ी मात्रा में आयरन, मैंगनीज, जस्ता, तांबा, बोरॉन और मोलिब्डेनम भी इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में इसे लगाया गया है वहाँ की उर्वरता और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में सुधार के लिए मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या पुराने कार्बनिक पदार्थ को शामिल करें। नव संतुलित दानेदार उर्वरक को 10 के बराबर अनुपात यानी NPK में लगभग 450 ग्राम प्रति वर्ग मीटर पर लागू करें। इस उर्वरक को पौधे की सतह से 15 से 20 सेमी की गहराई पर मिट्टी में लगाना चाहिए। यदि रोपण के समय अच्छी जड़ पकड़ के लिए जैविक उर्वरक उपलब्ध नहीं है तो फास्फोरस से भरपूर स्टार्टर उर्वरक का उपयोग 5-10-5 के अनुपात में किया जा सकता है। रोपण के लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद पौधे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 20-10-10 उच्च नाइट्रोजन वाला उर्वरक लगाइए। उर्वरक को पौधे के आधार पर एक साइड रस के रूप में लगाइए। उर्वरक लगाते समय तने के साथ सीधे संपर्क से बचें। समग्र विकास फूल और बीज को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए बढ़ते मौसम के बीच में 10 की समान दर से खाद डालें। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग बीज परिपक्वता और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है।
पोषक तत्वों के रिसाव और जड़ सड़न को रोकने के लिए उर्वरकों के प्रयोग के बाद पौधे को अच्छी तरह से पानी दें। यदि जैविक खाद प्रदान की जाती है तो कंपोस्ट या सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ भी मिलाया जा सकता है। पोषक तत्वों की कमी के लिए पौधों की नियमित रूप से निगरानी दें। नाइट्रोजन की कमी वाले पौधों में परिपक्व पत्तियों का पीलापन और विकास रुक जाता है। फास्फोरस की कमी वाले पौधों में गहरे हरे या बैंगनी रंग की पत्तियां फूलों की वृद्धि में रुकावट आदि दिखाई दे सकते हैं। पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे भूरे हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे और तने कमजोर हो जाएंगे। पोषक तत्वों के स्तर और पीएच की निगरानी के लिए नियमित मिट्टी परीक्षण की सिफारिश की जाती है। उपरोक्त लक्षणों के अलावा आप मृद परीक्षण द्वारा उर्वरक अनुप्रयोग को भी समायोजित कर सकते हैं। निषेचन पर इतने विस्तार से चर्चा की गई है क्योंकि यह एक पौधा है जिसे जड़ी बूटी, घरेलू पौधे, सजावटी मूल्य के लिए और व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जा सकता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी खेती भारत के कई हिस्सों की जलवायु और मिट्टी की स्थिति में बड़े पैमाने पर की जा सकती है और बाजार मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। आज भारत इसके उत्पादन में सबसे आगे है, जिस पर विस्तार से चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। इस पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और रोग है एफिक्स स्पाइडर माइट्स, सिल्वरी लीफ मिनरल्स, एंथ्रेक्नोज रूट रॉट, डाउनी फफोदी, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और ब्लाइट। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके, काटकर तथा रोपण करके पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहां के पारंपरिक किसानों से अपने इलाका में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको R&D के पौधे के बारे में यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें या अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और सुझाव दें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें।